अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, देश में राष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और ये बिगुल बजा है देश के राष्ट्रपति पद के चयन के लिए। और दो उम्मीदवार सामने हैं, एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा। आज यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, और कल द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश का देश के राष्ट्रपति के चुनने में क्या योगदान है? भाई साहब, बहुत बड़ा योगदान है। आज की परिचर्चा यूपी पर ही होगी कि यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या है राष्ट्रपति को चुनने को लेकर, और यहाँ के इक्वेशन क्या बताते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा को आयोजित करेंगे। बहन भाइयों, राष्ट्रपति का चुनाव बस कुछ ही दिन बचा है और दोनों उम्मीदवार अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज यशवंत सिन्हा, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, आज वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। विपक्ष में उन्होंने सभी से संपर्क साधा और विपक्ष का मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उनका अलायंस पार्टनर्स, जिनके पास 99% से ज़्यादा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के भीतर अपोजिशन में। समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ खुले तौर पर खड़ी हुई है और उनको खुलकर सपोर्ट कर रही है। आज अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा को रिसीव करने के लिए खुद चलकर एयरपोर्ट गए, पार्टी कार्यालय लेकर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी जब मैं डिबेट कर रहा हूँ वहाँ एक होटल में समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के विधायकों और सांसदों के साथ डिनर चल रहा है लखनऊ में यशवंत सिन्हा का। यशवंत सिन्हा ने आज समाजवादी अलायंस के विधायकों और सांसदों की एक बैठक में लोकतंत्र को बचाने की अपील की, अंतरात्मा के आधार पर वोट देने को कहा और ये बताया कि सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। सरप्राइजिंगली आज मीटिंग में आजम खां भी आए हुए थे, समाजवादी पार्टी मुख्यालय। और कल एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंचने वाली हैं और उनको लेने जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में एनडीए के विधायक दल की मीटिंग होगी। तो दोनों के बीच मुकाबला कैसा है और उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है? बहन भाइयों, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव थोड़ा इनडायरेक्ट होते हैं और टिपिकल होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट की कीमत है 208, यानी एक विधायक का वोट 208 वोट माना जाएगा जो राष्ट्रपति पद पर काउंट होता है। और उत्तर प्रदेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट की संख्या अब घटकर रह गई है 700, यानी एक सांसद के वोट की कीमत 700। तो उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं तो इनके वोट बनते हैं 83,000 के पार, 83,000 के पार। लेकिन जब 2017 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तब विपक्ष के पास यहाँ क्षमता बहुत कम थी। 47 सीट समाजवादी पार्टी की थी, 19 बीएसपी की थी, 4 कांग्रेस की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एनडीए के पास 273 सीट हैं और समाजवादी पार्टी के अलायंस के पास 125 सीटें, 2 कांग्रेस और 1 बीएसपी और 2 जनसत्ता दल जो कि एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एनडीए के खेमे में काउंट कर लिए गए हैं। अब बचे सांसदों की संख्या। एक सांसद का वोट 708 वोट के बराबर है। तो उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं कि द्रौपदी मुर्मू आराम से चुनाव जीतेंगी उत्तर प्रदेश के कोटे से। उत्तर प्रदेश में उनको बढ़त मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा को भी उत्तर प्रदेश के खाते से अच्छे खासे वोट मिलेंगे। कैसे? बीएसपी ने इनडायरेक्टली, क्या कह लीजिए, बल्कि डायरेक्टली द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर दिया है। तो बीएसपी के पास एमएलए 1 है, लेकिन सांसद कितने हैं लोकसभा में? 10। कांग्रेस के पास विधायक कितने हैं? 2 यूपी में, और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से इक्वेशंस क्या बनेगा और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जो सोशलिस्ट अलायंस है ये यशवंत सिन्हा के साथ खुलकर खड़ा हुआ है और ये क्या अपने सभी वोट कास्ट कर पाएगा, और क्या यही इक्वेशन बना रहेगा, और क्या यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश से ठीक ठाक मिलेगा?
वैसे यूपी की धरती उनके लिए जानी पहचानी है और समाजवादी पार्टी का मुख्यालय तो काफ़ी आते जाते रहे हैं। चुनाव के पहले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो कई बार यहाँ आए भी थे, तो समाजवादियों के साथ उनका पुराना राब्ता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या होगी, आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही। मैंने कुछ तकनीकी, कुछ राजनीतिक और कुछ समीकरण आपको अभी डिबेट में, प्रस्तावना में बताए हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, एक खास समुदाय के हैं, इसी प्रदेश के हैं। तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में क्या उस समुदाय की तरक्की हो गई? कोई ऐसा विशेष काम हुआ सरकार में जिसे कहा जाए कि अनुसूचित जात के लोगों के लिए इतना बढ़िया काम हो गया? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के उत्थान से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता है। कि देश को विपक्ष ने एक बहुत ही सूझबूझ के साथ और आज के समय की परिस्थितियों के समझते हुए जो प्रत्याशी बनाए हैं, उनके समर्थन में जहां हमारी पार्टी है वहीं और भी दलों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमारे देश को समय समय पर राष्ट्रपति मिले हैं और इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है, ये आदरणीय यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। हम उत्साहित हुए हैं इनके चुनावी अभियान को देखते हुए और अब इनका पड़ाव उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता सभी हमारे इस विचारधारा से जुड़कर इनके इस अभियान को और गति देंगे। तो आज की परिचर्चा बड़ी दिलचस्प है। आज यशवंत सिन्हा और कल द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का चुनाव, स्थान उत्तर प्रदेश और युद्ध भूमि लखनऊ। आनंद दुबे बीजेपी से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, मनीषा अहलावत आरएलडी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बात शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आज इनके यहाँ ही गाजे बाजे के साथ यशवंत सिन्हा आए थे। आपके पास 125 वोट हैं और उसमें से भी ओम प्रकाश राजभर को आपको अब माइनस करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप यशवंत सिन्हा को देने के लिए आपके पास क्या है? यशवंत सिन्हा को देने के लिए हमारे पास, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और आप अगर विधानसभा की संख्या के आधार पर देखें तो पूरे देश में 403 विधानसभा का कोई राज्य नहीं है और उसमें एक बड़ी संख्या, कम से कम 111 हमारे हैं और हमारे पूरे अलायंस के 125 साथी हैं। तो यशवंत सिन्हा साहब जो आज के, उन्होंने एक बात, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी सुनी तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैं संविधान के प्रति उत्तरदायी रहूंगा, मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी रहूंगा, मैं लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी रहूंगा। तो इस समय में जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था कोलैप्स करी हो और रामराज ऐसा आया हो, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि आगरा में एक पिता अपने बच्ची के साथ बेरोजगारी का आलम और महंगाई के आलम से आत्महत्या कर लेता हो, रामराज ऐसा आया हो इसी लखनऊ में कि आज आपने भी दिखाया और पूरे देश ने देखा कि एक सरकारी स्कूल की जमीन कब्जा कर ली गई और उस पर स्कूल बन गया और सरकारी स्कूल के बच्चे, थोड़ा फोकस करिए ना राष्ट्रपति चुनाव पे। ये तो अपन लोग रोज बात करते हैं कहाँ कब्जा हो गया, कहाँ क्या हो गया। आपके 7 वोट कम हो गए, 7 विधायक कम, क्यों? नहीं, अब क्यों का सवाल, जो हमारे साथ अलायंस में हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, सभी, अभी इस तरह का कोई अधिकृत बयान तो नहीं आया। हाँ, दो वोट हमारे जरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रामपुर में और आजमगढ़ के कम हुए हैं। और अगर अपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा संख्या के अपोजिशन वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। तो हमारे पास एक वोटों की अच्छी खासी संख्या है और पूरे देश में अगर कहीं के विधायकों का सबसे ज्यादा उनके अगर वोट के मूल्य हैं तो उत्तर प्रदेश के ही वोट के सबसे ज्यादा मूल्य हैं, सिक्किम के सबसे आपकी कम। पार्टी द्रौपदी मुर्मू के बजाय यशवंत सिन्हा को सपोर्ट क्यों कर रही है? कारण
देखिए इसका भी जवाब यशवंत सिन्हा साहब ने अपने प्रेस जो हाँ, आपने देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए जी आपको। जी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इससे पहले एक जाति और एक समुदाय के माननीय महामहिम थे, और इसी लखनऊ में मैं बता रहा हूं आपसे, माल एरिया में एक दलित नौजवान को बम, सुतली के बम से रात में उड़ा दिया गया। कम से कम इस देश के महामहिम उस पर एक बात बोल दिए होते। आज इसी देश में जब इस देश के महामहिम दलित जाति से हों, अति वंचित समाज से हों, तो इस देश में मूंछ रखने पर वंचित को हत्या कर दी जाती है, उसे घोड़ी चढ़ने पर इसी उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है। तो इस प्रश्न का तो जवाब यशवंत सिन्हा साहब ने अपने व्याख्यान में दिया ही। तो अगर एक कोई व्यक्ति जो समग्रता से, और यशवंत सिन्हा साहब को कौन नहीं जानता है, उनके विद्वता को और उनके जो अनुभव हैं, पर उनको और जिताने लायक वोट नहीं है आपके पास। अगर आप पूरे देश के वोट का अध्ययन करें तो लगभग 52% भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनके पास वोट है। अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक बेहतर व्यक्ति इस देश के महामहिम बने, उनके लिए लगे हैं, अगर सारे अपोजिशन के लोग देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना चाहें, अगर वो लगे, तो निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा साहब की जीत होगी और वो देश के महामहिम बनेंगे। शुक्रिया आपका आनंद दुबे जी। आज यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, राजधानी लखनऊ में है, पूरा अपोजिशन उनके साथ खड़ा है माइनस बीएसपी। क्या आपको लगता है कि 2017 जैसा माहौल तो अब है नहीं, क्योंकि यहाँ विपक्ष भी थोड़ा मजबूत हो गया है पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा? अगर आप याद करें तो पहले विपक्ष के पास सिर्फ 47 सीटें सपा के पास थी, 19 बीएसपी के पास थी, 4 कांग्रेस थी, लेकिन अब सोशलिस्ट अलायंस अकेले 125 पे खड़ा है। तो आसानी से आप मतलब ज़्यादा मार्जिन ले नहीं पाएंगे। ब्रिजेश जी, आपके इस मुद्दे पर मैं आऊँगा। मैं अभी बाइट भी सुन रहा था और अभी हमारे भाई ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और तमाम चीज़ें। देखिए, एक शेर याद आ गया कि वतन पे कुछ नहीं खतरा, सियासत ना है खतरे में। तो जिन लोगों के अपने राजनीतिक भविष्य और वजूद जो है वो खतरे में है, उनको इस समय लोकतंत्र भी खतरे में नजर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें खतरे में आ रही। अब मैं आता हूँ राष्ट्रपति चुनाव पे। देखिए, यशवंत सिन्हा जी आए हैं, समाजवादी पार्टी उनका खूब स्वागत कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में जिस तरह का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया है, निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा ये क्रांतिकारी कदम है। यदि वो राष्ट्रपति हो जाती हैं, और उनको होना ही है, तो वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। जब वो राज्यपाल थी तब भी वो किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारी जो ये उम्मीदवार है उसी मूल भावना के साथ मेरा कहने का तात्पर्य कि जितना वोट आपने कोविंद जी को दिलवाया था उतना मुर्मू जी को नहीं दिलवा पाइएगा। नहीं, आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएंगे तो कोविंद जी से ज्यादा मतों से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो परिप्रेक्ष्य है और जो समीकरण है उसमें कोविंद जी जितने वोट आपको नहीं मिल सकते, अनटिल अनलेस उसमें समाजवादियों के बीच आप अगर कुछ घुसपैठ ना करें तो। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में यह भी देखना पड़ेगा कि राज्यसभा में भी हम बड़े हैं और बाकी ये अन्य जगह भी हम बड़े हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा, और अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी को पहले ये अपने साथ ले लें, बाकी अन्य भी लोग इनके साथ। आपकी कोई बात ओम प्रकाश राजभर के साथ चल रही है क्या? हमारी नहीं चल रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो बार बार इन्हीं को नसीहत दे रहे हैं, हमेशा यही कह रहे हैं भाई एसी कमरों से बाहर निकलिए। अब देखिए, क्या आपको लगता है कि आपको उनसे अपील करनी चाहिए कि वो आपकी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दें? नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी से भी अपील करूंगा, मैं तो देश की सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि पहली बार दलित, शोषित, वंचित आदिवासी समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने के लिए सभी लोग आए सहयोग के भाव से और सबका साथ, सबका विकास के भाव से
उनको वोट दें, वैसे उनको बड़ा इस देश सीन का क्रिएट हो राष्ट्रपति जाएगा अगर बनाएं, द्रौपदी मुर्मू जी ताकि कल चलकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंच सारी जाएं चीजों तो। का अध्ययन नहीं किए हैं। इस देश में आदिवासियों के जो एक सेकंड, हालात हैं मनोज जी वो प्लीज, विगत मनोज जी 7-8 सालों में बहुत मनोज जी, बदतर हुए हैं, उस पर भी संयम काम कर बरतें और डिबेट के अरे प्रथम चरण मनोज में हम लोग जी, टोका टाकी नहीं करते। मनोज हाँ, अपनी बात मनोज कंप्लीट जी, करें। आपके शासनकाल में जब तक आप लोग सत्ता में रहे, इस पूरे प्रदेश में एक कुल एक खानदान को छोड़ के आपने सबकी थैंक यू, बहुत सदगति शुक्रिया लगा दी। आपका। कम हम से लोग कम मुद्दे आप से मत ना भटके, बताइए बहुत धन्यवाद। कि किसके लिए थैंक यू, आपने क्या किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा अहलावत मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता हैं। मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी सोशलिस्ट अलायंस का हिस्सा है। किस आधार पर आपको लगता है कि यशवंत सिन्हा जी द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं? कैसे? आओ। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आपका और ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे सबसे पहले मैं आप ही के प्रोग्राम पर आई हूँ। वाह, अभिनंदन आपका। थैंक यू। और मैं ये बताना चाहूँगी कि यशवंत सिन्हा जी एक इस उम्मीदवार के तौर पर हर तरह से खरे उतरते हैं, क्योंकि आज हमारा देश दो ही संकट से गुजर रहा है। एक तो आर्थिक संकट है जो सभी को दिख रहा है, और एक संवैधानिक संकट भी है। और मैं मानती हूँ कि वो दोनों ही व्यवस्थाओं की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, हर तरह का अनुभव रखते हैं। वो एक आईएएस अफसर के तौर पे सर्व कर चुके हैं, विपक्ष में भी रह चुके हैं, और आज जो पार्टी सत्ता में है उसी पार्टी में वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जी, तो वो हर तरह का अनुभव रखते हैं और इस हिसाब से एक बहुत अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे, मैं ये मानती हूँ। ऑल राइट। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं आज की परिचर्चा में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पांडे, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप किस आधार पर यशवंत सिन्हा का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास। देखिए ब्रजेश जी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और उसके पास ऊँट हैं, और साथ में जो संपर्क का अलायंस है उसके पास ऊँट है, और वो यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में मदद कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, ट्रेंड बदला है। पहले जब राष्ट्रपति के चुनाव होते थे तो एक योग्य व्यक्ति को सभी दलों के लोग मिलकर आम सहमति से राष्ट्रपति बनाने की पहले चर्चा करते थे, फिर अपना अपना कैंडिडेट उतारते थे। लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया है। मोदी जी के आने के बाद कोई भी व्यक्ति वो राष्ट्र के अनुकूल भले ना हो, लेकिन जो मोदी जी के अनुकूल होगा, मोदी जी अपने दम पर अकेले अपनी सहमति से उसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना देंगे। रामनाथ कोविंद का उदाहरण ले लीजिए, वो भले राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी के लिए वो हमेशा खड़े रहे। ये हमने तमाम आपके पास ताकत थी तो आप भी कैसे कैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाए हैं, देश जानता है। आप उन सब मसलों पे क्यों जाना? नहीं, हमने प्रेजेंट बनाए सिनेरियो पे बात करिए। बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाने दीजिए ना उन सब चीजों पे, अपने क्यों फखरुद्दीन जाना अली है? अहमद साहब को तमाम आप ताकत में थे तो आप भी वही करते थे जो आज हो रहा है। प्रतिभा पाटिल, बुरा क्यों लग रहा है? बड़े बड़े बनाए। और आप देखिए, कोई तोपदार हो, चोपदार हो, लेकिन वो असरदार नहीं होना चाहिए। मोदी जी की पहली शर्त है, अगर असरदार होगा तो राष्ट्रपति का कैंडिडेट नहीं हो सकता। रामनाथ कोविंद जी उदाहरण। फिर देखिए, अच्छा मुर्मू जी की बात कर लें, ये इनके दादा दादी जी सरपंच रहे गांव के। जो पहले खबरें आई, मैं उसी पर कह रहा हूं, जो अभी आनंद जी भी कह रहे थे कि बड़ी योग्य राष्ट्रपति हैं। दादा दादी जी गांव के सरपंच रहे। मुर्मू जी खुद उसी नगर पंचायत की सदस्य रहीं और अध्यक्ष रहीं। उसके बाद विधायक बनी, उसके बाद मंत्री बनी बीजू जनता दल के गठबंधन में, फिर राज्यपाल रहीं। लेकिन भाजपा ने जब इनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया तो बोला, देखा इनके गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। प्रभु, सरपंच से लेके राज्यपाल तक रही और इतना भी असर नहीं रहा कि अपने ही गांव में बिजली पहुंचा देती। ये मोदी जी की पसंद है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, भाई यशवंत सिन्हा में ऐसी क्या खूबी दिखती है आपको जो द्रौपदी मुर्मू में मैं नहीं इसी दिखती? पर आना चाह रहा था। हाँ। ये पता नहीं क्या है मोदी जी को, एक तो बिहार से और ऊपर से कायस्थों से पता नहीं क्या नफरत है मोदी जी को। ये कौन सा एंगल ले आए यार? अरे छोड़ो ना, सुनिए तो, अब ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी जातिवाद। प्लीज सुन लीजिए, बस करो यार, प्लीज सुन लीजिए। संदीप श्रीवास्तव बैठे हैं, ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया
कि कायस्थ तो अब कायस्थ कहाँ से घुसा है अरे बीच सुन में? तो लीजिए, उदाहरण है। कायस्थ बताओ तो क्या उदाहरण है? झोली भर भर के इनको वोट देता है, लेकिन इन्होंने रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को तो बनवास ही भेज दिया, अकेले मंत्री थे सिद्धार्थ नाथ जी, उनको भी हटा दिया। अब यशवंत सिन्हा जी बेचारे अटल जी के सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, दो विचारधाराएं हैं भाजपा में, मुझे समझ में आया। अब इसमें कायस्थ कहाँ से घुसा है भाई? यशवंत सिन्हा काबिल आदमी है, कोई कायस्थ होने की वजह से उस पद पे थोड़ी तो नहीं पहुंचे नहीं, थे। मैं बिल्कुल आप सहमत हर हूं। जगह जातिवाद लेकिन अब जोड़- शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार के कायस्थ थे, रविशंकर प्रसाद भी बिहार के कायस्थ थे, यशवंत सिन्हा भी बिहार के कायस्थ हैं, तो एंगल तो आ जाता है। कायस्थ बेचारे भाजपा को वोट दे दे के अब आप थक गए। असल में दूसरे मिशन पे हो, आप कायस्थों को भड़का रहे हो। दूसरी बात, भाजपा की ही बात कर लूं, ये लास्ट महत्वपूर्ण बात कर लूं। देखिए, दो संस्कृतियां हैं भाजपा और जनसंघ में, जनसंघ में भी था। एक आडवाणी जी वाली संस्कृति थी, एक अटल जी वाली संस्कृति थी। अटल जी की सरकार में यशवंत सिन्हा जी मंत्री थे। आडवाणी जी ने क्या किया, इनको बलराज मधोक जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने एबीवीपी की स्थापना की थी, वो लाए थे आडवाणी जी को राजनीति में ट्रांसलेटर बना के। जैसे ही आडवाणी जी अध्यक्ष बने, ब्रजेश जी सुन लीजिए, अब क्या तो सुनेंगे? ये इसमें राष्ट्रपति चुनाव सुनना से क्या जुड़ा है? हुआ मसला है। जैसे ही वो अध्यक्ष बने आडवाणी जी, इसी लखनऊ इतनी के पढ़ाई कांग्रेस की कर लो भाई साहब, तो थोड़ा तरक्की इसी हो। लखनऊ कहाँ के- इनके चक्कर में पड़े इसी हुए हो? लखनऊ के अधिवेशन में बलराज मधोक को आडवाणी जी ने निकाल दिया। अच्छा, मोदी छोड़ो, अब जी ने आप क्या out of किया, context बात आडवाणी करो। जी को किनारे संदर्भ कर से दिया। अलग बात करो, बहुत लेकिन शुक्रिया आपका। लास्ट बात, ना। लेकिन अभी अटल कहानी जी सुनाओगे की थोड़ी ना सुनेंगे। संस्कृति के लोग आज भी भाजपा वो आनंद में दुबे को हैं। बाद में पर्सनल फोन करके ब्रजेश सुनाना। जी, अटल जी की संस्कृति के लोग भाजपा में हैं, जो जसवंत सिन्हा जी की काबिलियत को समझते हैं, उनकी योग्यता को समझते हैं, और ये जानते हैं धन्यवाद कि अटल जी बहुत की शुक्रिया विरासत डॉक्टर के संदीप श्रीवास्तव, प्रतीक बहुत हैं। धन्यवाद। यशवंत थैंक सिन्हा यू जी उमाशंकर अटल जी, जी की शुक्रिया, विरासत के प्रतीक धन्यवाद। हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग धन्यवाद। बियॉन्ड द बॉर्डर लाइन जाकर यशवंत सिन्हा जी Thank you। को मदद करेंगे। ओके, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, देखिए इत्तेफाक से आप भी कायस्थ हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जातिवाद आ जाएगा, पर ये तो गजब ढूंढ के लाए हैं। क्या एंगल लेते अच्छा, हैं भाई? हो गया पांडे जी, अब बोलिए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। और जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, चूंकि इनके पास और कोई विषय नहीं है, ये चुनाव हारने की कगार पे है, राष्ट्रपति का चुनाव इनको साफ दिख रहा है कि हार रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई दलित शोषित महिला इतने बड़े पद पे आसीन होने जा रही है, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए। आपने क्या किया, आपने देखिए महत्वाकांक्षा की बात हो रही है, यशवंत सिन्हा की महत्वाकांक्षा समाप्ति नहीं हो रही है। मतलब उनको ये लग रहा है कि मुझे जब तक मैं धरती पर रहूंगा तब तक मुझे कहीं न कोई न पद मिलता रहे। तो कम से कम अगर आपको भाजपा ने इतना सम्मान दिया था, तो भाजपा के उस सम्मान का ये लॉजिक आपको एक ये पांडे राष्ट्रपति जी चुनाव बीच में का ना तर्क नहीं, है। पांडे जी बीच में ना बोलो। ये व्यक्तिगत पांडे जी बीच में महत्वाकांक्षा ना हो बोलो, गई। मैं ये टाइम लॉजिक दूंगा है। तो तब बोलना। नहीं, हम लॉजिक नहीं दे रहे पांडे जी, भाई मैं आवाज बंद करूंगा, आपको बुरा ये लगेगा। लॉजिक है क्या? ना, बीच में ना बोलो। राष्ट्रपति के चुनाव को इतने हल्के में कैसे ले नहीं, रहे हैं आप कि क्यों हल्का आपने बना रहे हैं कायस्थ उसको? और जाति अगर और विपक्ष ने समाजवाद पांडे जी को उतारा है, व्हाट्स रॉन्ग तो विद आपके यू? लिए उनकी पांडे जी की आवाज बंद ये करो। तो, और अपने वोट की पांडे जी, अब आवाज नहीं जा कर रही। नहीं पा रहे हैं कि आपकी आवाज, आपकी जो हो, आपका जो वोट बैंक है, वो आखिर उत्तर प्रदेश से आपने विधान परिषद में आप शून्य पे आ गए, जी, तो आप वोट कॉस्ट करने जा कहाँ रहे हैं? आप ये तो सुनिए अभी ना। देखो लाला आपका लोगों को वोट- भड़का रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मजाती और इसकी बात ही करता नहीं, इससे ऊपर उठने की बात शांत हो जाओ भाई पांडे जी, क्या कर रहे हो? पांडे जी, ठीक है। डिबेट तो ना डिस्टर्ब करो राष्ट्रपति का प्लीज। जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो देखिए मुर्मू जी को पूरे विपक्ष को मालूम है कि वो उनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। इनकी मोदी जी उत्तर का प्रदेश काम में इन्होंने कर समाजवादी दिया। पार्टी की स्थिति आप जान रहे हैं ब्रजेश जी, और राज्यसभा की स्थिति भी आप जान रहे हैं, और लोकसभा की स्थिति आपको स्पष्ट मालूम है। तो हरा पाना तो मतलब असंभव की बात है। और जहां तक यशवंत सिन्हा जी की बात है, वो बड़े मतलब सम्मानित राजनीतिक रहे हैं इस देश के, और बड़ा उनका कद रहा है। तो उनको अपने खुद ये सोचना चाहिए था कि जो प्रस्ताव वो लेके आ रहे हैं विपक्ष के तौर पर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, क्या वो अपनी फजीहत तो कराने क्या आप नहीं जा ये रहे? मानते हैं कि सुनो। किसी को मुर्मू जी के खिलाफ खड़े ही नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यशवंत सिन्हा जी की बात कर रहा हूँ, किसी ओके। और की नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नो हो जाएगी। प्लीज, पांडे जी बीच में ना यशवंत बोलिए। सिन्हा जी की, यशवंत सिन्हा जी की मैं बात कर रहा हूँ बजीत जी, कि अगर उनको इतना ही लोभ मोह था, तो आप क्यों भाजपा छोड़ के क्यों चले गए भाई? आपको रहना चाहिए अब था। बीजेपी आप को दे नहीं पार्टी रही थी के तो क्या करें? कार्यकर्ता अब कहीं तो हैं। जाएंगे ना, नहीं, सेटलमेंट कहीं तो करेंगे। नहीं हो रही है,
आप इस उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां शायद अब संभव नहीं है बीजेपी को आपको ढो पाना। तो अगर आप इन सब चीजों से अगर इतर होके आप राष्ट्रवाद की बात पूछते, आपको लगता कि नहीं एक दलित, एक शोषित, एक उस महिला का आपको समर्थन करना चाह रहे थे, तो आपको खुलकर उसका समर्थन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने क्या बहुत किया? बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार आज लखनऊ में और कल दूसरी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और किसके पास किसको देने के लिए क्या है? देखो, उत्तर प्रदेश बड़ा मेजर प्लेयर रहा है हमेशा से, अपनी जनसंख्या, अपनी विधानसभा की सीटों और अपनी लोकसभा की सीटों के हिसाब से। आखिर क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से ही सुनिश्चित होती है और होती रही है। जिस प्रदेश में 80 पार्लियामेंट्री सीटें हों, जिस प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हों, निश्चित रूप से उसका बड़ा योगदान होता है और होता रहा है, ये प्रूव्ड है। परिणाम क्या होने हैं कहने की ज़रूरत नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के विषय में समस्त गणितीय व्यवस्था जो है, स्थिति, वो भी आपने स्पष्ट कर दी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इतना बहुत साफ है कि कुल मिला के जोड़ लीजिए तो 32,000 मूल्य के मत बनते हैं अपोजिशन, जिसमें से अगर ओम प्रकाश राजभर जी की नाराज़गी जैसी चल रही है वो घटा दी जाए तो 31,000 तक आता है जी। और उधर 1,19,000 1,20,000 तक कैलकुलेशन जा रहा है। तो परिणाम बहुत साफ है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यह ऐसा अवसर होता है जब बहुत से सवाल उठाए जाते हैं, भाई कौन खारिज कर सकता है। मुझे लगता है नहीं कि एक आदिवासी महिला को अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो उसको कौन खारिज करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ऑफिशियली ऐसे कैंडिडेचर को खारिज नहीं कर सकती है। सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के भीतर सम्मानित और अपमानित दोनों स्थितियों का उन्होंने सामना किया है। स्वयं उनके शब्दों में ये बात मैं कह रहा हूँ, इसको उन्होंने स्वीकार किया है। अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, एक ज़माना उनका रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को आप देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनेंगे? ये वही रामनाथ कोविंद हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के संगठन के महामंत्री पद से हटा दिया था। ये वही रामनाथ कोविंद हैं जिनको पूरी 2 साल की तैयारी के बावजूद जालौन से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और जिन्होंने टिकट काटा उनका नाम था लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ऐसे देखे जाते थे। सोचिए, मतलब लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि रामनाथ कोविंद को 2-2 घंटा 3-3 घंटा वेट कराते हैं। एक बार आप ही बता रहे थे कि कहीं जाना था तो बाहर कोविंद जी को बिठाए थे और पीछे के दरवाजे से निकल गए थे वाजपेयी जी। हाँ, निकल गए थे। तो ये स्थिति होती है, तो किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको न सिर्फ कैंडिडेट बनाया, उसका कैलकुलेशन था, कॉन्फिडेंस था, वो राष्ट्रपति बने। और माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति बनने का जो संदेश गया वो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल साबित हुआ जी। उसके लाभ क्रमशः आप देखिए, विगत 5 वर्षों में इस देश में जो भी चुनाव हुए होंगे, खासतौर से हिंदी हृदय प्रदेशों में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक नया वर्ग मिला उसके सपोर्ट के लिए। और जो स्थापित मान्यताएं थी दलितों के एक मुश्त उठ जाने की, उनमें दरार पड़ी। अब ये महिला के साथ शेड्यूल ट्राइब आदिवासी क्षेत्र से जी, उनकी योग्यता जो भी हो, शैक्षणिक या एकेडमिक, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो कैंडिडेचर है वो एक संदेश देने वाला है। पर ये तो मानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से देश भर में विपक्ष की पोजीशनिंग क्या क्या है ये एक बारी चिन्हित हो जाएगा और कौन एनडीए के साथ जा सकता है भविष्य में। अभी जो इनडायरेक्टली हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं भविष्य में, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देश क्यों देखें, पहले हम आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां कुल 403 विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, 125 स्ट्रेंथ है अपोजिशन की, अपोजिशन यानी अखिलेश यादव के अलायंस की। लेकिन आज वहां जयंत चौधरी
और अखिलेश यादव ही दिखे। कहाँ? श्रीमान सिन्हा जी के साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के लिए जयंत चौधरी से बड़े वो हैं, छोटे, उनके एलाई नहीं है। दूसरी चीज, एक सिंपल सी बात सुनिए। आज अखिलेश यादव गए रिसीव करने सिन्हा जी को, कल द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने जाएंगे योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। खाली तस्वीरों से चुनाव की क्या दशा है आप आकलन कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव है, बड़ा मान्य चुनाव है, इसलिए कोई ऐसे शब्द हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ, पर या ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी लेकिन देखिए जहाँ ना, गणित है वहाँ कि राष्ट्रपति गणित चुनाव पर भी क्या गहमा गहमी है। और मैं तो हैरान हूँ, ये तो लाला एंगल भी खोज लाए, हमारे काबिल दोस्त है ना, नहीं ये है ना। लाला एंगल इसलिए खोज लाए, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? एक पंक्ति आप सुनिए, मैं इसको कंक्लूड करता हूं मुझे जी। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो कांग्रेस से लंबे अंतराल तक शासनकाल के दौरान चूक गया, वो पकड़ करके वही कर रहे हैं और उसका लगातार फायदा हो रहा है उनको। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तिवारी जी। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के खेमे में दिखाई दिए, वोट मांग रहे हैं, और कल द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिनेरियो? देखिए, चुनाव में अब तारीख नज़दीक आ गई है, 18 तारीख को चुनाव होना है। तो आज यशवंत सिन्हा आए उत्तर प्रदेश, एक रस्म अदायगी करनी है, क्योंकि ले दे के जो कुछ है वो अखिलेश यादव के पास है, कांग्रेस के पास दो विधायक, एक सांसद है, और मायावती का मेल जोल किसी से है नहीं, तो बाकी और कोई पार्टी के पास विधायक बचे नहीं। राजभर को अखिलेश ने बुलाया नहीं, पता नहीं राजभर ने को क्या बीजेपी ने साध लिया है, या ये बात अखिलेश यादव को पता चल गई कि राजभर बीजेपी से सध गए हैं, इसलिए नहीं बुलाया। ये आज की बैठक में इतना मामला है। कुल 30-31 हज़ार वोट मिलना है यहाँ से उनको, और आना था अपने लोगों से बात करने। एक बात यशवंत सिन्हा ने जो कही कि बीजेपी में उनकी गहरी पैठ है, वहाँ वो काफ़ी उम्मीद रखते हैं, तो क्या यशवंत सिन्हा बीजेपी से वोट हासिल कर लेंगे? कुछ वो तोड़फोड़ करा सकते हैं, इस पर कुछ बात आती है। मुर्मू के भी स्वागत की तैयारी है। चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, लेकिन विपक्ष हिम्मत नहीं हार रहा है। अब बात आई कि साहब ये कायस्थ के साथ अन्याय हो रहा है, और उनके बीजेपी ने तो देश की आज़ादी के बाद से बहुत दिन बाद राज करना शुरू किया था। ये कांग्रेस ने रबर स्टैंप का चलन चलाया। अब जब इस तरह संवैधानिक पदों का चुनाव आता है तो दिमाग में अचानक बात आ जाती कि तो रबर स्टैंप चुनाव का मामला चल रहा है। रबर स्टैंप में कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये तो उनके घर में खाना बनाते थे, कोई कहता है उनके घर में पता नहीं क्या क्या काम नौकर थे। तमाम सारे आरोप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर विपक्ष ने लगाए हैं, और उपहास भी हुआ है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्राध्यक्ष का पद है, चुनाव होना है, कौन प्रधानमंत्री चाहेगा कि राष्ट्रपति अड़ंगा लगाने वाला मिल जाए? काम धाम ना करो, रोज चलो दिल्ली की तरह केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रोज भिड़े रहे और जाके धरना देना पड़े गवर्नर हाउस में। तो इस देश में दोनों की भूमिका साफ है कि राष्ट्रपति के नाम पर सरकार देश की चलती रहेगी, जैसे राज्यपाल के नाम पे प्रदेश में चलती है। आप देखिए कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति मौजूदा उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यूपी से 14.86% वोट राष्ट्रपति का है चुनाव का, 15 के लगभग। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है ही है, लेकिन बीजेपी 1,19,000 से ज़्यादा वोट अकेले ले लेगी। यशवंत सिन्हा को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मायावती कहाँ रहेंगी ये किसी को नहीं बता रही हैं।
पता नहीं उनका क्या है। वो द्रौपदी किसके साथ? मुर्मू का साथ देंगी। देखिए वो साथ तो देंगी, लेकिन मायावती साथ ऐसे आसानी से तो देती नहीं, कुछ ना कुछ तो डिमांड रखेंगी अब मोदी जी के सामने, केंद्र के सामने। अब वो तो हेमंत जी ही बेहतर बताएंगे, मतलब क्या उधर अब की वो- खबर उनके पास अधिक है। हालांकि इस बार मिश्रा जी तो है नहीं वहाँ। मैं क्यों नहीं बताएंगे आप? ये गलत बात है हेमंत जी, आपको बताना चाहिए। बताएंगे। अरे मुझे नहीं पता, मुझे बदनाम मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए मुझे। देखिए ये बात मतलब बीएसपी की खबर रखना क्या बदनामी है? ऐसा है कि अब की बार मिश्रा जी तो है नहीं दिल्ली में, मैं कोई खबर भी स्पीक नहीं रखता। तो वो काम करेगा कौन? देखिए यशवंत सिन्हा का लड़ना सिर्फ एक संदेश है कि विपक्ष जिंदा है। विपक्ष जानता है हारेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। इस देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि विपक्ष जिंदा रहे। लोग कहते हैं हमारे यहाँ दलित राष्ट्रपति बना, अब आदिवासी बनेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस देश में माना जाता है कि ये इस तरह के जो पद हैं ये खाली हाथ जोड़ने के लिए बने हैं। जहाँ जाओ हाथ जोड़ो और देश भर में लोगों को बुला के पद्म श्री, पद्म विभूषण और ये सब सम्मान दो, और एक बड़े से महल में, राजमहल में रहकर सुशोभित होते रहिए। और सरकार को सलाह देने की बात कही जाती है, लेकिन दे नहीं पाता है राष्ट्रपति। एक बात और कही बात समझ में आई कि बीजेपी ने रामनाथ कोविंद और तमाम दलितों को सम्मान देकर दलित वोट हथियाया। मायावती को सबसे ज़्यादा यूपी में उसमें डैमेज भी हुआ है, लेकिन वो इसको मानेंगी नहीं, क्योंकि उनको अब आजमगढ़ में थोड़ा वोट मिल गया, फिर से संजीवनी मिल गई हाथी को, तो टिकटार्थी तो आ ही जाएंगे। अब वो आदिवासी पर दांव लगाकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार तक का जो इलाका है, इन सब इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। ये चुनाव एक सांकेतिक है। इसके पीछे जो राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ आने वाले वक्त में बीजेपी का राज लाना है, ये भी एक कारण है, कारक है। बहरहाल विपक्ष जिंदा रहे, चुनाव में खड़ा होता रहे, लड़ता रहे, सम्मानजनक लड़ाई हो। इस पर एक साहित्यकार ने बात लिखी है कि अभी आंखों में समाएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, बीमार जिंदा है, और हजारों जख्म खाकर भी मैं सत्ता के मुकाबिल हूँ, और खुदा का शुक्र है कि अभी तक दिले खुददार जिंदा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के नाम पर क्या यूपी में लोकसभा चुनाव की झलक भी दिखेगी? बहुत ही वैलिड प्रश्न है। तो मनोज कुमार लिखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव का 2024 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव जातीय समीकरण पर होता है, यानी कि वो लाला वाला एंगल कुछ है एकदम, ऐसा पब्लिक भी कह रही है। अब तो कृष्णानंद जायसवाल कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। बीजेपी इस चुनाव को 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, राष्ट्रपति पद के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जैसे हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके पास संख्या बल एनडीए के मुकाबले बहुत कम है। ऐसी स्थिति में आप यशवंत सिन्हा को क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इस लड़ाई को कहां तक आगे पहुंचा पाएंगे? ये जो हमारे संख्या बल है जो समाजवादी पार्टी का, मैंने आपसे कहा पूर्व के बयान में कि समाजवादी पार्टी का जो संख्या बल है और संख्या बल के जो मूल्य हैं, चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में तो मूल्य होते हैं, उस आधार पर समाजवादी पार्टी के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा मूल्य के वोट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, चूंकि बहुत समय ऐसा जब होता है कि जब आम आदमी के भरोसे के दीवार के जो संस्थान होते हैं और आम आदमी की जब सरकार तानाशाह हो जाती है, तो आम आदमी के भरोसे का दीवार होता है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति न्यायालय, और ये सब संस्थाएं कम से कम आम आदमी के सुरक्षा का, उसके मूल्यों का, उसके महंगाई का, उसके जीवन में राष्ट्रपति का आम आदमी से क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कभी आम आदमी के लिए कोई
प्रेसिडेंट, ये 60-70 के दशक की बात आप बता रहे हो। अब ये अब बात वक्त बदल गया है। अब ये बात आपके स्टेट हेड साहब बता ही रहे थे, मायने तो बहुत है, लेकिन मायने पर जब काम ना हो, जब रबर स्टाम्प जब आप बनाएंगे, रबर स्टाम्प का निर्माण करेंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि विगत सालों में उत्तर प्रदेश एक देश का ऐसा राज्य रहा है कि सबसे ज्यादा यहां दलित वर्ग के खिलाफ उत्पीड़न हुआ तो भाई है। इनडायरेक्ट दलितों के इलेक्शन राष्ट्रपति का बंद कर दो, डायरेक्ट इलेक्शन में जाओ। तो ठीक बात है, डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी प्रक्रिया बदलो। अब ये प्रक्रिया, अब आप बड़ी भाई बात कर कांग्रेस रहे हैं। भी तो वही करती थी। ये प्रक्रिया मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ बहुत गरिमापूर्ण है, कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं होनी चाहिए, पर उदाहरण सबके सामने है। और भाई साहब सुनो, पावर जिसके हाथ आती है ना, वही चाहता है कि उसके हिसाब का व्यक्ति बैठे और उसको हलो करे। नहीं, ये बात आपने ठीक कहा, ये लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी का एक कड़वा सच है, जिसे सब कोई स्वीकार कर लो। इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। पावर का इतना बेजा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ था कि जिसने देखो सरकार इंग्लैंड की के आलोचना प्रधानमंत्री करती, को उसके घर ईडी कुछ पहुंच जाए, मंत्रियों ने उनके इस्तीफा घर दिया, इनकम टैक्स पहुंच आज जाए। उनको उसी इंग्लैंड वालों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। उच्च कोटि की नैतिकता कहीं और है भाई, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? लेकिन खुद भी आप लोग वही करते हम थे। समाजवादियों का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमेशा यह प्रयास रहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च कोटि की व्यवस्था, मर्यादा और लोगों के आदर्श भाई साहब बने रहें। जिसके हाथ में सत्ता आई वही कोड़ा लेकर अपने हिसाब से चलाना चाहता है इस देश मैं समझता हूं कि इस देश में नेक लोग भी रहे, ऐसा नहीं है, इस देश में अच्छे लोग भी रहे। और अभी जो व्यक्ति हमारे अपोजिशन के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे। आज क्या ऐसा हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नमस्ते बोल दिया? आनंद दुबे जी ये कह रहे हैं कि इनका प्रत्याशी आपके प्रत्याशी से ज्यादा काबिल है, इसलिए इनके प्रत्याशी को वोट मिलेगा तो लोकतंत्र बचेगा। आनंद दुबे गो अहेड। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। ओके, चाहे वो आर्थिक आप सहयोग करें डिबेट में। चाहे वो थैंक यू, आपने बात रख दी, पे देख लीजिए, आपने मजबूती से बात रखी। अब आनंद दुबे की बारी है। गर्त की तरफ जा रहा है। थैंक यू आनंद जी, गो अहेड। जी देखिए, मनोज काका जी की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। ये बातें ये लोग पिछले 8-10 साल से लगातार दोहरा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट इनको मिल नहीं रहा। लोकतंत्र की हत्या, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन, पता नहीं क्या ये शब्द लगातार इको कर रहे हैं पिछले कई साल से। मनोज जी प्लीज। अरे आप मनोज जी, रुपए की कीमत क्या है? भाई डॉलर के किसी मुकाबले दिन इस पर बात करिए। आज अपराध कहाँ है, आज भ्रष्टाचार कहाँ है, इस पर भी बात करिए। यहाँ तो ये हालात बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं ना, मुख्यमंत्री आज अपन राष्ट्रपति के चुनाव पर बात कर रहे हैं। की बात तो कर रहा, राष्ट्रपति कोई पद भी के चुनाव लोकतंत्र में साहब सुनिए, कोई भी चुनाव इसीलिए होता है कि आम जनमानस के जो जीवन के जरूरी सवाल, अरे उनको अपनी बात तो कहने दोगे ना, आपके बारी तो कोई नहीं बोला। पिता पुत्र और बेटी आत्महत्या, आप अगर अपनी बात बंद नहीं करेंगे तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा। प्लीज आनंद जी गो अहेड। नहीं देखिए, मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो बुद्धिमान प्रवक्ता आते हैं उनको आप ज्यादा समय दिया करिए। ये हमारा काम आसान कर देते हैं। ये जितना बोलते हैं जनता जो है उतना ही इनको नमस्ते करती चली जाती है, क्योंकि इनको सिर्फ बोलना ही आता है। कुछ किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। अब ये डेटा लेके बैठे हैं। अरे पहले बेटा संभाल लीजिए, फिर डेटा पे आइएगा। बदलाव लाए आप बता ठीक है, पहले बेटे की नाकामी दूर कर लीजिए, फिर डेटा पे बात करिएगा। और मनोज काका किसी दिन मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ ब्रिजेश जी से, और खुला चैलेंज देता हूँ आपको, आनंद भाई, ब्रिजेश जी किसी दिन डिबेट रखिए और सिर्फ डेटा पर बात होगी, बिना डेटा के कोई बात नहीं होगी। मैं दावा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता डिबेट पर बैठने को तैयार नहीं होगा। किसी दिन सिर्फ डेटा पर डिबेट रखिए, किसी दिन सिर्फ डेटा पर डिबेट रखिए, और मैं आपको हर एक चीज में डेटा में गिनाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या रही है। अरे आप लोगों ने प्रदेश को लूट खाया, आप लोगों ने प्रदेश को लूट खाया, एक परिवार की जागीर बना दी, एक जाति की जागीर बना दी, एक धर्म की जागीर बना दी। आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। जिन्होंने गरीबों का आरक्षण लूटा, जिन्होंने दलित भाइयों का आरक्षण लूटा, जिन्होंने 2 लाख दलितों को रिवर्ट कर दिया, मोदी के पास महंगाई पर दबाव प्रमोशन क्यों में नहीं है? आरक्षण छीन लिया, स्विस बैंकों में काला धन दोगुना क्या हो गया, उस पर बात करो। आप स्विस बैंकों में काला धन दोगुना क्या हो गया, उस पर कभी बात करो। क्यों काला धन दोगुना हो गया? किसके घर के पैसे गए स्विस बैंकों में? काला धन आने वाला था,
आज रुपए की कीमत कहाँ है? थैंक यू, गैस भराते हो, थैंक यू, शुक्रिया। गैस भराते हो आपकी नहीं, गैस की कीमत क्या? मनोज जी, आम आदमी को चूज करके इस मनोज जी, देश शांत का होइए। एकीकरण करके राष्ट्र आनंद जी नहीं को अपनी लाया बात जा कह सकता। लेने दीजिए। देश का लड़ने कोई फायदा राष्ट्रवाद नहीं। आम आदमी के जिंदगी में खुशी लाके लाया जा सकता है। थैंक यू, पूरे देश बहुत का शुक्रिया। एकीकरण नरेंद्र मनोज मोदी जी, ने किया है। छोड़िए, पूरे देश को बेचा भ्रष्टाचार है। करने ये वाले, इतिहास नौकरी देखेगा। लूटने वाले, सारे हत्या संस्थाओं करवाने का वाले, बेजा अपराध इस्तेमाल करवाने किया जा वाले, रहा है। ईडी उत्तर भेजी जा प्रदेश रही में है, गुंडागर्दी इनकम टैक्स बढ़ाने भेजा वाले जा रहा यहाँ है। बैठ के थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए न करें, गरिमा का ध्यान रखें। मनीषा अहलावत जी, शुक्रिया, आप दोनों का धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रजेश जी, सम्मान के साथ। यस मनीषा जी, आप कुछ कह रही थी, गो अहेड। मैं बस नहीं, समाजवादी पार्टी से आप जी, संबंध की मैं अपेक्षा दो ही नहीं बातें कर कहना सकते। चाह रही थी ये तो कि वैसे एक ये तो वैसे ही लोग हैं। हम हमेशा यही आप बोले मैडम, आप बोले, गो अहेड। यही सोचते हैं कि हाँ, हम हमेशा जब भी कोई चुनाव होता है हमेशा जीत की बात करते हैं, जीतने वाले की तरफ सब जाने की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कैंडिडेट सही है और जो सच्चा है, तो जो भी तो आपको चुनाव कैसे में लगता अपना है कि वोट आप ही डाल का रहे हैं, कैंडिडेट उनको ये सच्चा है और सोचना इनका चाहिए वाला झूठा है? कि नहीं, मैं तो वोट नहीं कर रही हूं, पर मैं ये बोल रही हूं कि जो वोट कर रहा है वो अपनी अंतरात्मा की सुने और ये समझे कि एक दिन इतिहास ये कहेगा कि आप किस तरफ खड़े थे। तो आज देखिए देश के हालात क्या हैं और उनको देखकर आप वोट करिए। ये नहीं कि कौन जीत रहा है या हम किस पार्टी में हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मानजनक होता है और निष्पक्ष होना चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो भाजपा और अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनकी बहुत आदर करते हैं। लेकिन मैं आज ये भी बताना चाहूंगी कि आपने कहा जातिवाद नहीं होना चाहिए जी। हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, महिला का भी हो और आदिवासी का भी हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टोकनिज्म नहीं हो, रिप्रेजेंटेशन सच्चा होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। मैं आज ही के आपको बताती हूं कि अगर ट्राइबल राइट्स की बात करें तो आज की सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को डाइल्यूट कर दिया है और ट्राइबल्स के जो लैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, आज सबसे ज्यादा स्पीड से कट रहे हैं। तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी से ये अपील करना चाहूंगी कि वो जिस भी पद पे हों, आज हैं या कल हों, आप कृपया आदिवासियों के राइट्स के लिए जरूर खड़ी हों और ये हमारे जंगल, जल और जमीन के लिए आगे आएं और तभी आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, अब लाला एंगल के अलावा कुछ बात हो तो बताओ। देखिए ब्रजेश जी, बात लाला एंगल की नहीं है। रामनाथ कोविंद को बना रहे थे, कह रहे थे दलित बनाया, दलित बनाया, दलित बनाया। अब द्रौपदी मुर्मू को लाई हैं तो कह रहे हैं आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी। अगर आप दलित और आदिवासी एंगल ढूंढोगे तो दूसरा एंगल तो अपने आप आ जाएगा। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो इसको ढंग से समझ लें। और सिर्फ इतना ही क्यों, हमने कुछ नाम लिए ना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद। चलिए नहीं समझ में आया और नाम ले लीजिए। अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हटाया, कायस्थ बिरादरी के हैं, और उसके ठीक पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव को भी हटाया। अच्छा, ये भी दोनों कायस्थ थे, ये दोनों ये मैं आज कायस्थ जाना। हैं। ये कायस्थ नहीं है क्या? उद्धव ठाकरे कायस्थ हैं। मोदी जी को देश की सबसे इंटेलेक्चुअल बिरादरी कायस्थों से कुछ गंभीर नफरत भी है और डर भी है। एक बात। दूसरा, अभी एंगल की बात है, आदिवासी। 2006 में उड़ीसा में, 2006 में उड़ीसा में, वहां वही नवीन पटनायक बचे हैं, उनको भी निपटा देंगे कायस्थ के नाम पर। वहां पर कलिंग नगर में, पर एक बात है, कायस्थ हैं जहां हैं, मजबूत पोजीशन पे रहे हैं। अब आदिवासी की बात सुन लीजिए ब्रजेश जी। कलिंग नगर में 2006 में आदिवासियों की हत्या हुई थी, 14 आदिवासी मार दिए गए थे। उस समय ये विधायक थी द्रौपदी जी, उसमें 3 महिलाएं भी थी, 14 आदिवासी मारे गए थे। आवाज उठाई थी क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने? क्या रिजाइन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने? ये तो और उत्तर प्रदेश में 10 आदिवासियों को सोनभद्र के उम्भा में भून दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी कहां थी? और रही बात हेमंत जी, बड़े पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं।
रामनाथ कोविंद जी के नाम पर अगर दलितों का वोट भाजपा को मिला तो सबसे ज्यादा दलित ब्रजेश जी फैक्ट चेक कर लीजिए, पंजाब में है 37% दलित हैं। वहां इसी चुनाव में अभी जो हुआ भाजपा को महज 2 बहुत धन्यवाद सीटें आपका। मैं मिली। डॉक्टर संदीप महज श्रीवास्तव 2 को आमंत्रित सीटें करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव। क्या खा के आए उमा शंकर आज? पता नहीं ब्रजेश जी, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या खा के आए हैं। ये लगता है पूरी 2-3 नाम और गिना दिए। ये उन्हें लगता है जो आलोक मेहता जी ने एक आउटलुक निकाला था अपने संपादन में, उसमें उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों और कौन बड़े लोग हैं कास्ट के, तो शायद ये पत्रिका उनके पास है, मनोज जी के पास, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव की। जो बात मनोज काका कह रहे थे या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मेरा मानना डॉक्टर की डिग्री है। हाँ ठीक है पांडे जी। हेलो हाँ आप बोले संदीप जी, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि देखिए चुनाव को आपको चुनाव के तरीके से लड़ना है। आपको सबसे पहले अपने आप को, कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप का आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ, बस वही कर रहे हैं। किस आपको बुलाएंगे एक दिन, आइएगा। ये कैसी भाषा है आज आप मतलब इतना ऐसे क्या क्यों बोल रहे हैं? कैसा अरे विश्लेषण? अरे कांग्रेस अपनी बात तो आपको कहने मतलब- दो ना। अरे आप कांग्रेस अरे में आप किसी का आपको गला पकड़ोगे क्या भाई? बहुत हैं। गला पकड़ लोगे? आप अपना नहीं नहीं गला पकड़ोगे? कि आपका कैसे नहीं नहीं गला चलेगा पकड़ लोगे मामला? क्या? कैसे अरे रुक जाओ होना जरा, है? बस हमारा करो मंथन मत करिए। पांडे जी, बस करो पांडे जी, जो बस बात करो। आप कह रहे थे और आप बोलिए हेमंत कह संदीप रहे जी। थे, उसमें देखिए फैक्ट यही है। आप तो कि ये डिबेट में चुनाव- गुंडा ही में चाय पड़े हो। नहीं, नहीं, रुक जाओ जरा। कांग्रेस मुर्मू जी- को सीख मुर्मू दे रहे जी हैं। जीत रुक आज जाओ। भी 700 एमएलए हैं। अरे रुको रुको। 767 एमएलए हैं। कांग्रेस की हताशा अच्छा सिर्फ आपको साफ संदीप जी दिख रही बोलेंगे। है। पांडे जी तो आवाज सारे बंद कर डिबेट्स दूंगा में फिर, आप- बुरा मान जाओगे आप। गुंडा ही ना करो ठीक डिबेट है, में। बोलिए वो हताशा आपको साफ दिख रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा आपको दिखाई दे रही है। हाँ, चेहरे तो पर इनको दिख ये नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि ये कैसे चुनाव का प्रबंधन करें, कैसे ही अपने आप को मजबूत करें। इस पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। आपको मुर्मू बुलाएंगे। जी क्यों किस तरीके से कमजोर हैं, क्यों क्या क्या नहीं किया। आप अपने आप को ये मजबूती ले आइए ना कि उस तरीके से आप विपक्ष में, आप तो पहले एकजुट कीजिए विपक्ष को, एकजुट कर नहीं पा रहे हैं। हाँ आप पहले अखिलेश राउंड में यादव लाला बात करें। एंगिल ले आए, दूसरे एंगिल में कुछ ठीक है। और नाम जोड़ लिए। जोड़ दिए, तो इससे इसका भला होना नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव देखिए, वो सारे पैनलिस्ट जो यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं कि वो मुर्मू जी विजयी होंगी और उनको सुन लिए पांडे जी। उत्तर प्रदेश से बेहतर वोट मिलेगा। अरे और अपने वो समाज की जो- बात ही नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं, मुर्मू हम जी के समाज- पीछे पड़े। तो अरे अपने समाज की जिस बात समाज क्यों? से आते हैं हमें उसकी तो किसी बात कर जाति- लीजिए। जाति, इतने नाम धर्म गिना और दिए संप्रदाय से हमने। मैं जुड़ने वाला व्यक्ति नहीं। अच्छा मुझे राष्ट्र जो सर्वोपरि है, आपको राष्ट्र राष्ट्रीय है। अच्छा, तो मुखबिरों के साथ जी। हो लिए इसीलिए नहीं, राज क्यों मुखबिरों सर्वोपरि के है साथ तो होंगे? अंग्रेजों के मुखबिरों भाई, के साथ हो लिए। आप सोचिए ना, आप किसके साथ थे? हाँ। आपने अगर देश को सही चलाया होता तो हाँ, आपकी आज ये तो स्थिति होती 70 देश साल में। कम होते हैं क्या? उत्तर प्रदेश अरे क्या आप लोग कर रहे हो भाई? थोड़ा देश सम्मान चलाने के लिए शिष्टाचार सत्तर रखो। साल एक कम है। सेकंड पांडे जी, दूसरों को मौका ना दे। पांडे जी हो गया बस। थैंक यू। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। हेमंत तिवारी जी, आप हेमंत जी अपनी थैंक यू, स्थिति को शुक्रिया। आकलन सिर्फ कीजिए। हेमंत जी बोलेंगे। ये हेमंत जी वजह आपकी है। दलित वाली थ्योरी को कांग्रेस खारिज कर रही है। हेमंत जी असल में कांग्रेस को चोट उसी की लगी है ना। ये दलित किसका था? 6-6.5 दशक बल्कि 5 दशक तक दलितों ने झूम के कांग्रेस को साथ दिया, तो दर्द तो हो गए। लेकिन मैं एक अलग बात कहना चाहता हूँ मुझे जी, आज मुझे लगा कि मनीषा जी पहली बार पार्टी प्रवक्ता बनने के बाद डिबेट में आई हैं, एक बड़े फोरम की डिबेट, एक चर्चित डिबेट में आई हैं। तो आज जो है बाकी जो पॉलिटिकल हमारे साथी हैं वो थोड़ा सा लिहाज करेंगे। कोई महिला किसी बड़ी जिम्मेदारी पे जब पहली बार आती है तो वहाँ थोड़ा आदमी लिहाज करता है, महिला होने का ही लिहाज करता है। लेकिन उसके बावजूद वो जो झगड़ा झंझट तू मैं ये थोड़ा सा तकलीफ़ देता है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो एक बात तो ये, आपने तमाम कोशिश की उसके बावजूद वो नहीं, बात मैं तो आप आई मुझे नहीं। मैसेज कर रहे थे, मैं इन लोग को दूसरी समझा बात, रहा था कि ये भाई मत जो लड़ो। जाति वाल हाँ, पहली बार कोई महिला प्रवक्ता साफ ही आई लग रहा है, था ये कितनी मनोज जी शालीनता बेवजह से मेरे अपनी साथ। बात रख रही हैं। वो ये हाँ, भी देखिए जी। कितना बड़प्पन, एक मिनट, एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद मनीषा अलावत ने बड़प्पन दिखाया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आज जिस पद पर है या कल जिस पद पर होंगी वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगी। बड़ी बात है, ये बड़ा मैसेज है। क्या उनको नहीं पता परिणाम क्या है? यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे उनको नहीं पता परिणाम क्या जी। है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं पता परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में आनंद दुबे ही जी, 1 और 10 4 का सेकंड। फर्क है।
आनंद दुबे देश जी, में बहुत बड़ा फर्क हेमंत जी शुक्रिया, थोड़ा ये वक्त का सुनिश्चित अभाव है, है। मैं क्षमा मैं चाहता ये हूँ। कहना तो चाहूंगी मैं कि इतना ही- मैंने आनंद ये दुबे भी जी, कहा 10 था कि सेकंड, आप प्लीज। हार और जीत से अलग हटकर हेमंत जी, सही आनंद दुबे जी, कैंडिडेट 10 को सेकंड। सब चुने। ये जो अलावा जी बात कह रही है बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी, 10 सेकंड, हार और जीत से अलग हटके सोचना चाहिए। बोलिए। जी देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर जी जिस तरह से जातियों का खोज के आंकड़ा बता रहे हैं, कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई है ये इसी वजह से हुई है आज क्योंकि ये लालाओं जाति के जमात हीरो से हो ऊपर गए। नहीं उठ पाए। और कांग्रेस पार्टी, अरे सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित रूप से पुरातात्विक सामग्री बनने की तरफ अग्रसर थैंक है। यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, मजा आया, मीरा धन्यवाद, कुमार- बहुत मीरा शुक्रिया, कुमार दलित भी थी बहुत और शुक्रिया आप महिला सबका, भी बहुत थी। बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत अभिनंदन और धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए। नमस्कार।